जय हिंद। तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मैथ के क्लासेस से और जेटेट, सीटेट और यूपी टेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आज भी हम लोग उसी पे आगे अगले सेट को पढ़ने वाले हैं। ये हमारा PYQ के रूप में भी देखने को मिलता है और ये PYQ ही है कि नहीं। और हम आप लोग भी जानते हैं कि जब भी कोई प्रश्न को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो क्योंकि आप भी एक बीएड किए हुए टीचर हैं, जो कि मैंने एक तरीके से कहें तो एक टीचर बनने ही वाले हैं। यदि जेटेट, सीटेट या फिर यूपी टेट किसी भी प्रकार के टेट यदि पास होते हैं तो एक टीचर ही बनेंगे। तो ये बात आप लोगों को भी मालूम होगा कि किसी भी प्रकार के जो बच्चे होते हैं उसे पूरा का पूरा सिलेबस पढ़नी चाहिए। उसे यदि कोई भी प्रकार का टॉपिक पढ़ता है तो शुरू से अंत तक पढ़नी चाहिए। तो यदि आप भी जानते हैं इस बात को तो आप भी इन्हें जरूर शुरू से अंत तक देखेंगे, ठीक है ना। मेरा ये उम्मीद है कि आप शुरू से अंत तक यदि देखिएगा तो 100% आपको इसमें ज़रूर हेल्प मिलेगा। हम जितना ज़्यादा हो सके उतना क्वेश्चन बताने का कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा टारगेट है कि 20 क्वेश्चन, कम से कम 20 क्वेश्चन आप लोगों को बढ़िया से समझा पाएँ। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये हमारा रहा स्टार्टिंग क्लास में पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है, यानी कि 9 व्यक्ति वहां पे काम कर रहे हैं। 9 व्यक्ति में से एक व्यक्ति जो है वो क्या है, महिला है। एक व्यक्ति क्या है, वहां पे महिला है। तो हमें यदि बताना है, बोला कि यदि महिला के कामगारों की संख्या उन्हें बढ़ाकर 125 कर दिया जाए, महिला कामगारों की संख्या कितना कर दिया जाए, 125 कर दिया जाए, यानी कि एक को यदि 125 कर दिया जाए तो 9 क्या होगा। आप यहाँ पे देखे होंगे, जानते होंगे कि यदि 125 हो रहा है इसका मतलब 125 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यदि हम इस साइड को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बताइए, उस साइड भी 125 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना। तो हम वही कहेंगे कि 125 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45, लास्ट में 5 आना चाहिए। 2 में आ रहा है, इसमें और इसमें आना चाहिए, बाकी ये दोनों में नहीं होगा क्योंकि हमारे लास्ट में 5 की संख्या आनी चाहिए। अगला 9 दूना 18, यानी कि 9 5 45 और 9 दूना 18, 18 और 4 जगह 22, 22 के 2 हाथ में रह गया 1, 9 और सॉरी हाथ में रह गया 2, है ना। 9 और 2 11, यानी कि 11 25। इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल आप लोग देख रहे होंगे। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर में और क्या पूछा गया है, एक जरा हम लाइट को देख लेते हैं। एक जरा हम नहीं चाहेंगे कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, टाइम खोटी हो, इसीलिए हम कहेंगे कि यदि आप लोग को टाइम बचाना है तो आप लोग रिकॉर्डेड, जैसे हम अपलोडेड वीडियो करते हैं, इसीलिए हम लाइव क्लास भी नहीं लेते हैं, क्योंकि अपलोडेड वीडियो रहेगा तो आप इसे 2x के स्पीड में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलें आप अगला प्रश्न को देखेंगे और अगला प्रश्न बोला है क्या कि यदि ए बी का, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप, है ना। यदि ए बी का कितना 2/3 है। कभी भी हमें रेशियो से प्रश्न आए ना तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, आराम से तुरंत बनाना है। कैसे करेंगे देखेंगे कि यदि इस प्रकार के प्रश्न देगा तो इसे बी झट से इधर ले आएंगे, तो हम कहेंगे A/B बराबर होगा 2/3, जैसा है वैसे ही लिख देना है, ठीक है ना। अभी हमें B/C दिया है तो लिखेंगे B/C और जैसा लिखा है वैसे ही लिख देंगे, ऐसे करके, ठीक है। अभी अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इसे निकालेंगे कैसे, A/B/C के रूप में कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो हम A/B/C के रूप में निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 यानी कि A ऐसे लिखेंगे, A/B और B/C ऐसे लिखेंगे। तो B यहाँ पे है तो यहाँ पे हम B का B लिख देंगे, यहाँ पे B है तो यहाँ पे B का B लिख देंगे। जैसे देखेंगे 2/3 है, यहाँ पे 4/5 है, तो 3 है, इसके बगल में खाली जगह है तो हम यहाँ पे 3 बिठा देते हैं। 4 के बगल में यदि खाली जगह है तो 4 बिठा देंगे, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। ये हमारा रेशियो निकल कर आ गया, ठीक है ना। तो ये रेशियो हमारा निकल के आ गया, जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल इसका डी नंबर का आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये 63 नंबर का और 63 नंबर क्या कहता है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अभाज्य संख्या आप लोगों को मालूम ही होगा, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जो एक और खुद से कटते हो वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि अभाज्य संख्या के रूप में हम क्या क्या ले सकते हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, फिर लेंगे 5 को, फिर लेंगे 7,
फिर 11, 13 और 17, फिर हो जाएगा 19, फिर हो जाएगा 23, है ना। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक हो जाएगा 29। इस प्रकार से देखें तो यहाँ पे हमारा 10 अभाज्य संख्या कुछ इस प्रकार से है। अभी सभी को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? आसान वे में जोड़ने का तरीका बताते हैं। 7 और 3 हो जाएगा 10, इसे 10 बना दीजिए। 11 और 19 हो जाएगा 30, इसको 30 बना दीजिए। इसको 13 और 17 बना दीजिए, 30 बन जाएगा। बचा हमारे पास क्या? 23 और ये हमारा इधर 5 और 2 7, 7 और 23 30, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक बात समझिए कि 30 और 30 60 और 10 70, 70 और 30 90, सॉरी 100। तो 100 प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा बच रहा है कितना? 29। तो हम कहेंगे 129 में 10 से क्या करना है? 10 हमारे औसत निकालने के लिए 10 संख्या से भाग देना पड़ेगा। तो 10 से जैसे ही भाग देंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है? 12.9। 12.9 यदि कोई है, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या आपको कुछ समझ में आया? चलिए, यदि कहीं कंफ्यूजन रहा तो आप बिल्कुल कमेंट के साथ आप लोग बता सकते हैं कि कहाँ पे कंफ्यूजन रहा है, और नहीं तो यदि समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप लाइक करके हमें बताएंगे कि कैसा लगा क्लास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बोलता है कि केंद्र O वाले एक वृत्त जिसे PA, अच्छा एक जरा बता लेते हैं। ये बोलता है कि कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र में क्या है? O है। चलिए ठीक है, बोले कि PA और PB क्रमशः बिंदु A और बिंदु B को वृत्त के स्पर्श रेखा है। अच्छा ठीक है, एक स्पर्श रेखा ऐसे गई है, स्पर्श रेखा एक ऐसे गई है, तो जो कि P बिंदु पर यानी कि A और B बिंदु इस प्रकार से दिया गया है। चलिए ठीक है, बोले कि दीर्घ चाप AB का ये लघु चाप होगा और ये होगा दीर्घ चाप। ठीक है, तो दीर्घ चाप AB पर एक बिंदु C दिया गया है, यानी मान लेते हैं कोई एक बिंदु यहाँ पे है, C बिंदु है। ठीक है, चलिए ACB यानी कि इसमें मिला दिया गया है, इस प्रकार से मिलाया गया है। ACB बराबर कितना दिया गया? 50 डिग्री दिया गया है। तो बोला गया है कि APB यानी कि इस एंगल का मान क्या होगा, ऐसा पूछा गया हमें। तो देखिएगा कैसे मजेदार प्रश्न, कितना मजेदार प्रश्न पूछा गया है, आप देखिएगा। तो यदि आप इसका सॉल्यूशन यदि पहले से नहीं करके रखेंगे या फिर हमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो हो सकता है एग्जाम हॉल में जाके इसमें टाइम ले ले, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा। तो इसीलिए हम आप लोगों के लिए इस प्रकार से वीडियो लेके आए हुए हैं। अभी हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि वो केंद्र से मिला सकते हैं। तभी वो केंद्र से मिलाएंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90 होगा। बिल्कुल हम जानते हैं स्पर्श रेखाएं जो होती है वो केंद्र से होकर जाने वाली रेखा हमारे 90 डिग्री होता है कि नहीं। तो चले आगे बढ़ेंगे। यदि हमारा 50 डिग्री है तो इसका बीच वाला जो एंगल होता है इसका डबल होता है, ये मालूम होगा आप लोगों को, थ्योरी है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 100 डिग्री। अब हमें कहेंगे ये चतुर्भुज के रूप में आ रहा है, ये चतुर्भुज के रूप में आ रहा है, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का मान कितना होता है? 360 डिग्री। और यहाँ पे पहला कोण 100 डिग्री है, और ये 90 और 90 मिला के देंगे कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो कुल मिला के माइनस कर दें ये दोनों एंगल को, तो ये कितना? 280 एंगल माइनस हो रहा है। किसमें? तो हम कहेंगे सर 360 में 280 एंगल माइनस हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 80 डिग्री। कितना बचेगा? 80 डिग्री। यानी कुल मिला के बात करें इस एंगल का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा? 80 डिग्री निकलेगा। जो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर होगा। बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताएंगे समझ में आया कि नहीं आया। चले अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। कितना मजेदार प्रश्न दिया गया है, आप लोग देखेंगे तो आप लोग को मजा आ जाएगा। बोले कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ठीक है, चलिए बात बढ़िया है कि एक व्यापारी मान लेते हैं अंकित मूल्य उसका x है और x पे 10% की छूट दे रहा है, यानी कि 90% में बेच रहा है। ठीक है, चलिए बढ़िया बात है। अब बोले कि अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% की लाभ हो जाता है। चलिए बढ़िया बात है, उसमें फिर भी उसे क्या मिल रहा है? लाभ मिल पा रहा है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे कितना लाभ मिलता? एक काम करते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि यदि हम कहें कि अंकित मूल्य हमारा 100% है, तो 100% में वो 90% यदि बेचता है फिर भी उसे कितना मिलता है? 117 रुपया मिलता है। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं ना कि 190 यानी कि 100 रुपया का यदि बेचता
तो उसे अलग फायदा मिलता, लेकिन इन्होंने कहा है कि 90% ही बेचता है लेकिन फिर भी उसे 17% लाभ होता है, तो 100 का 17% 117 ही होगा ना। तो चलें अभी हम कहेंगे यहाँ पे ये 0 0 कटा गए, तो यहाँ से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 117 गुना 10 बटे 9, इधर हमारा जो गुना है उधर जाके भागा होगा, तो यहाँ पे कहेंगे 9 एकम 9 9 तिहाई 27, तो हम कहेंगे 130 होने वाला है। यानी कुल मिला के बात करें तो x% जो होगा 130 के रूप में, यानी कि उनका जो अंकित मूल्य था 100 था, और उन्हें यदि अंकित मूल्य पर यदि उन्हें भेजा जाता, यानी उस पर यदि भेजा जाता तो उनको 30% का लाभ होता, यदि वो छूट नहीं देता तो। देख लेते हैं क्या करता है। अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे लाभ कितना होता है, बिल्कुल यदि अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है तब जाके उन्हें 117 में बेचना पड़ता है, यदि छूट ना दे तो कितना में बेचेगा, तो वो 130 में बेचेगा, यानी कि 30% की लाभ होगी। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ये सी नंबर बिल्कुल सही होगा। एक बार आप लोग भी ट्राई करके देख लीजिएगा बिना झिझक के, आप लोग को भी ये सारे के सारे एक बार देखिए, जैसे कहने का मतलब अभी आप समझे हैं, और इसी प्रकार से क्वेश्चन जब भी मिलेगा आप लोग बिना झिझक के बना पाएंगे, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पे कहता है क्या, एक व्यक्ति को 160 रुपए के 90 क्या लिखा है बॉल पेन बेचकर 20% की हानि हो गई है। चलिए ठीक बात है, एक बार देख लेते हैं। 160 रुपए में 90 बॉल पेन बेचा गया है जिसमें 20% की हानि हो गई, यदि वो 96 रुपए में बेच देता है। एक काम करते हैं इसका एक बॉल पेन का कीमत निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे निकालते हैं एक बॉल पेन का कीमत। बोला गया है कि 160 रुपए में 90 बॉल पेन होता है ना। अब बोल सकते हैं इसे बॉल पेन। यदि हम कहें कि एक बॉल पेन की कीमत कितना हो जाएगा, 160 बटे 90। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एक बॉल पेन का जो कीमत होगा 160 बटे 90। अब बोला है कि बेचकर उसे 20% की हानि हो गई, यानी इसी में हानि हुआ है, इसका 20% हानि हुआ है, तो इसका क्रय मूल्य क्या था, यानी कि कहने का मतलब है कि क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा और जितना प्रतिशत हानि हुआ उसको माइनस कर देंगे, यानी कि 100 माइनस 20। तो कुल मिला के बात करें हम कहेंगे कि 16 गुणा 100 बटे 9 गुणा 80, जहां से हमारा कटेगा तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, तो हम कहेंगे 20 बटे 9। 20 बटा 9 क्या है, हमारा अंकित मूल्य है, ठीक है ना। ये क्या निकला हमारा अंकित मूल्य, यानी कि एक पेन का ओरिजिनल मूल्य है, एक कलम का ओरिजिनल मूल्य क्या हो गया, तो 20 बटा 9 हो गया, ठीक है। तो वैसे ही कहते हैं कि 20% हानि 20% लाभ में बेचने के लिए उस बॉल पेन को कितने में बेचा जाएगा, यानी 96 रुपए को 96 रुपए में कितने बॉल पेन बेचा जाए। तो 96 रुपए में कितना बॉल पेन बेचा जाए, है कि नहीं, कितना बॉल पेन बेचा जाए कि उसे लाभ होगा, कितना लाभ होगा, 100 बटे हम कहेंगे 120, है कि नहीं, 120। तो हम कहेंगे यहाँ पे 12 पंच 60, 12 तक 12 देख लेते हैं, 12 पंच 60, 12 पंच 60 हो गए, 12 72, 12 96, 12 96 है ना, 12 96। तो ये 80 बटे x हो जाएगा। ये 80 बटा x क्या है, ये 80 बटा x हमारा 20 के मूल्य के बराबर है। तो हम कहेंगे यहाँ पे 20 बटा 9 बराबर हो गया 80 बटा x। तो हम कहेंगे क्या, यहाँ से कुछ कट रहा है तो 20 चुका 80, ठीक है, कट रहा है, इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x बराबर ये हमारा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 चौक 36, यानी कुल मिला के बात करें तो ये कितना प्रतिशत का, यानी कितना बॉल पेन बेचा जाएगा, 36 बॉल पेन बेचा जाएगा, ठीक है ना। कितना बॉल पेन बेचा जाएगा, 36 बॉल पेन बेचा जाएगा। क्या कुछ समझ में आया। तो हम देखेंगे कि पहले एक बॉल पेन का कीमत निकाल लिया और एक बॉल पेन को बेचने में उसे 20% की हानि हुई, उस हानि को भी निकाल लिया है ना। इस हमारे एक बॉल पेन का ओरिजिनल कीमत निकल गया। और वैसे ही हम यदि यहाँ पे 96 बॉल पेन को कितने यानी कि 96 रुपए में कितने बॉल पेन बेचे हैं कि हमें 120 रुपए का, यानी कि बात करें 20% का लाभ होगा, यानी 120% बात करना हो जाएगा। तो हम इसे भी निकाल लिया उसके रूप में, और ये दोनों को जब बराबर कर दिया तो हमारे पास कितना निकला, 36 बॉल पेन। जो ऑप्शन कहां है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं है। चले देखें अगला क्वेश्चन।
उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे और वास्तव में ये क्वेश्चंस अच्छे भी हैं, है ना। एक क्वेश्चन अच्छे भी हैं। यदि नॉर्मली यदि बना के नहीं जाएंगे, प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे, तो ये सारे क्वेश्चन छूटने की चांसेस बन जाते हैं, है ना। बोले कि एक विक्रेता यानी कि कोई भी बेचने वाला व्यापारी जो होते हैं वो 225 रुपए की से कलाई घड़ी खरीदता है, यानी कहें 225 रुपए में कलाई घड़ी खरीद लिया है और उसके ऊपर मरम्मत का कार्य करने के लिए 25 रुपए अतिरिक्त लगा दिया। 25 नहीं, 15 रुपए, है ना, 15 रुपए और लगा दिया। तो 15 रुपए जैसे ही लगाया तो कितना हो गया, हम कहेंगे सर 240 हो जाएगा। यदि वह उसे 300 रुपए में बेचता है, यदि वह उसे कितना रुपए में बेच देगा, 300 रुपए में। खरीदा कितना में, खरीदा है इन्होंने कि 225 रुपए में, लेकिन इन्होंने 15 रुपया खर्चा भी किया, तो जिसकी वजह से इनका जो रेट हो गया कितना हो गया, 240 रुपया हो गया। आप लोग जानते हैं कि अभी बहुत ज्यादा गर्मी हो चुका है ना। गर्मी होने की वजह से समस्याएं भी बढ़ रही है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, इस समस्याओं को झेलते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे हमारे यदि 300 रुपये में बेचने पर, यानी इसी को 300 रुपये में बेच देंगे तो कितना में फायदा होगा, यानी कि बात करें तो इसका फायदा जो होगा ये 60 रुपए का फायदा होगा। लेकिन पूछा क्या है, उसे प्रतिशत लाभ में बोला गया है। तो 60 जो रुपए है किसमें फायदा हुआ, तो हम कहेंगे सर जो पैसा हम खरीदे हैं उससे फायदा हुआ है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 0 से ये 0, 6 चौक 24, 4 घर में कट गया, 4 से कटाएंगे 25 घर में कट जाएगा, 25 चौका 100, यानी कि कितना प्रतिशत निकलेगा, 25%। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना साथियों, इसका 25 नंबर का आंसर जो होता है 25% जो होगा इसका सही आंसर होगा। चले आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से, बोलेंगे 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्य का एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष है। यानी कि यदि बात करें तो 18 वर्ष औसत है, कितने सदस्य, 8 सदस्य। 8 सदस्य का 18 है, तो यानी कि कहेंगे 18 44 है ना, 18 44, 18 नाम वर्ष 18 है ना, ये सही होता है मेरे ख्याल से। तो अभी आगे बोला है कि एक बच्चे का जन्म के बाद परिवार की औसत आयु उतना ही रह जाता है, यानी कि यदि 144 थे तो 144 ही रह जाता है। तब बोला गया है कि बच्चे की आयु क्या होगी। कहने का मतलब है कि औसत आयु इसका कितना था, औसत आयु था 18, और टोटल यदि उम्र कितना हो गया, टोटल उम्र उतना ही है। तो 9 व्यक्ति हो जाने के बाद भी इसका औसत है ना, औसत हमारा वही रह जाता है, 18 का 18 ही रह जाता है। तो टोटल यदि बात करें तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, यानी 18 के उम्र में 9 को, तो 18 नाम 62, 162। तो कुल मिला के बात करें इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहां से यहां तक इंटरवल तय कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उतना उम्र इसका ज्यादा हो गया। तो 2 वर्ष में इसका अंतराल यदि बात करें, 2 वर्ष में इसका अंतराल में कोई परिवर्तन, यानी औसत में कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो इसका ये अर्थ निकलता है कि बच्चे का उम्र भी लगातार 2 वर्ष तक बढ़ा है। यानी कहने का मतलब है कि अगला वर्ष में ये यहाँ पे बोलेंगे कि ये दोनों के बीच में सर इंटरवल कितना हुआ, यहाँ पे देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं कितना इंटरवल हुआ। तो हम कहेंगे 18 का अंतर हुआ। 18 का जो अंतर हुआ कितने व्यक्तियों में, 2 वर्ष के लिए है ना, या फिर देखेंगे कितने व्यक्तियों में, तो हम कहेंगे 9 व्यक्तियों में अंतर हुआ। कितना, 9 व्यक्तियों में अंतर हुआ है। तो हम कहेंगे दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2 वर्ष का डिफरेंस। यानी प्रत्येक बच्चे का, प्रत्येक व्यक्ति का जो उम्र है लगातार 2 वर्षों में 2 वर्ष ही हुआ है। वैसे बच्चों का भी उम्र जो है वो कितना हुआ है, 2 वर्ष ही। जब कभी हम लोग देखेंगे कि आयु में कोई, औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि जो बाकी लोगों का उम्र है वहीं से उनका भी उम्र काउंट करना शुरू कर देंगे। तो इनका उम्र भी कितना हो जाएगा, 2 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व बोला गया था। चले अगला क्वेश्चन, बोला गया कि 5 पूर्णांकों का औसत 11 है। यदि 5 पूर्णांक लेंगे तो हम कहेंगे 9 है, तो 9 पूर्णांकों का औसत देखेंगे 11 है, तो कितना हो जाएगा, 11 नाम 99। बोला कि परंतु गणना के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय यहाँ पे मूल्यांकन 23 के जगह पर 32 ले लिया गया है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का प्रश्न आप लोग को एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। यहाँ क्या बोला गया है, 23 के स्थान पर कितना लिया गया, 32 लिया गया है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो हम कहेंगे सर 9 का डिफरेंस है ना। कितना डिफरेंस है, तो 9 का डिफरेंस है। यदि 9 का डिफरेंस है तो यही ना हमारा भूल हुआ है। 23 के जगह पर हम 32 लिए हैं, इसका मतलब ज्यादा लिए हैं,
तो ज्यादा लिए हैं तो 9 को यदि हम माइनस कर देंगे तो 9 को हम माइनस जैसे ही कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 90 होगा। अब ये जो 90 है कितने संख्याओं में, तो हम कहेंगे सर 9 संख्याओं का औसत है, तो हम 9 से क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे। आ रहा है ना समझ में? 9 से डिवाइड जैसे करेंगे कितने घर में कट जाएगा, तो हम कहेंगे सर 10 घर में कटता है, इसका औसत क्या हो जाएगा 10 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा मेरे मित्रों। तो आप बताएं कि इतना तक समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल बताएंगे आप लोग कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 70 बोला गया है क्या, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या दिया गया है, हमें दिया गया है इस प्रकार से क्वेश्चन। हमने आप लोगों को बहुत बार बताया है, हम अपना एक वीडियो के माध्यम से दिखाया था आप लोगों को कि लास्ट में यदि 25 रहेगा इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई, यानी 25 हो, 35 हो, 45 हो, 65 हो, 75 हो, 105 हो, 125 हो, 115 हो, यानी कैसे भी हो लास्ट वाली संख्या 5 वाले होना ही चाहिए। यदि लास्ट में यदि 25 मिला तो इसका मतलब ये को संख्या जो है, एक संख्या हमारा 25 का 5 होगा ही होगा, ये फिक्स हो गया। ठीक है ना, इतना बात समझ में आ गया। दूसरा क्या है, ये जो संख्या है बाकी जो रेस्ट बचता है 25 के बाद जो रेस्ट बचता है उसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो भी किस में करेंगे कि दो संख्याएं में होनी चाहिए और वो भी एक दूसरे का एक ज्यादा और एक कम होना चाहिए। तो बताएं कि दो कोई संख्या ऐसा है जिसको हम गुणा करने पर एक दूसरे के सामने यदि नजदीक आ जाएगा। तो देखते हैं, एक जरा ध्यान से समझते हैं। तो 12 12 144 और 12 156, हाँ बिल्कुल। यदि कहें तो 12 गुणा 13 यदि कर देंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक गुणा करने पर ये हमारा 156 के रूप में आता है। तो हम कहेंगे इसमें जो छोटा लिस्ट नंबर होगा, जो छोटा नंबर होगा वही इसका पास यहाँ पे आएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि इनका जो वैल्यू होगा, इनका जो वैल्यू होगा, इनका वैल्यू क्या निकलेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे इनका वैल्यू जो होगा 12.5 होगा, यानी कि ये रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रूट कैंसिल होने के लिए 2 और 2 4, यानी कि कुल मिला के बात करें तो 9 9 81 होता है, 0 9 होगा, माइनस इसका यदि हम कैंसिल करेंगे तो बिल्कुल यहाँ भी करेंगे 0.0, हाँ अच्छा हाँ, इसमें कहेंगे तो कितना है 361 है, 361 किसका स्क्वायर होगा, तो हम कहेंगे 9 9 81 यानी 19 का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो 400 के ठीक नजदीक है तो 19 का स्क्वायर होना चाहिए। याद रखेंगे जब भी कोई इस प्रकार से प्रश्न देगा ना परफेक्ट स्क्वायर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे या फिर पहले इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अभी कहेंगे 12.5 और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा माइनस ऑफ 0.1। अब हम यहाँ से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 12.4, इसका हम क्या लिखेंगे 12.4, ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, बिल्कुल आया समझ में। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आएगा, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। चलें अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, बोला है कि ये एक काम को 20 दिन में करता है। चलिए बढ़िया बात है, ये किसी काम को 20 दिन में करता है, एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है ना। बी किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को क्या करता है 30 दिन में करता है। तो हम निकाल लेते हैं पहले इसका कॉमन, कहते हैं ना कि इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने पे टोटल काम यदि हो गया, टोटल काम कितना हो 60 हो गया। तो 60 काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ये का क्षमता जो है वो कितना निकला 3, और बी का जो क्षमता है, बी का क्षमता कितना है 2। यदि हम दोनों को एक साथ मिला दें, वही कहता है ना उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अच्छा हाँ, दोनों उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो दोनों का एफिशिएंसी यदि मिला दे 3 और 2 तो कितना हो जाएगा पावर इस सबका, तो 5 हो जाएगा। तो 60 काम, पूरा काम जो है 5 एफिशिएंसी से करेगा, कितने दिन में करेगा, तो 12 दिन में करेगा। ये ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर पे, ठीक है ना, बिल्कुल आया ना समझ में। आगे बढ़ेंगे, देखिए ये क्वेश्चन कितना मजेदार है और कितना अच्छा सा प्रश्न है। लिखा गया है कि इतना और इतना का इसको मल्टीप्लाई दिया गया है। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, इसका मतलब ये है कि a का स्क्वायर दिया है प्लस 2, और वही वाला a यहाँ पे लिखा है प्लस इंटू b प्लस b का स्क्वायर दिया है, देखिए b और ये भी b। तो इस प्रकार से यदि देखें तो आप लोग भी देख रहे होंगे, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में आ गया कि नहीं आ गया। तो हम कहेंगे
कि 3 पूर्णांक 3/5 प्लस 2/5 का ये